नमस्कार। आप सभी का बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग द हिंदू समाचार पत्र में 14 अप्रैल 2021 को प्रकाशित प्रमुख समाचारों और आलेखों का विश्लेषण करेंगे। यह क्लास सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही समान रूप से उपयोगी है। आइए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज की क्लास में हम किन किन विषयों को देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों से कल की क्लास में जो प्रश्न पूछे गए थे, मैं सबसे पहले उनके उत्तर आपको बताऊंगा। इसके बाद एक क्षेत्रीय संगठन है बिम्स्टेक, और पिछले एक लंबे समय से ये चर्चा चलती रही है कि बिम्स्टेक अपनी उपयोगिता को खोता जा रहा है। कुछ समय पहले बिम्स्टेक के अंदर में मंत्रियों की एक बैठक हुई थी और तब यह मुद्दा फिर से प्रकाश में आया, और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण विषय जुड़ा हुआ है कि वो ये है कैसे इस क्षेत्रीय संगठन को पुनर्जीवित किया जाए और इसको उपयोगी बनाया जाए। तत्पश्चात अगला विषय होगा जलवायु परिवर्तन और भारत। लगातार जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दे चर्चा में बने रहते हैं, और अगर हम यहाँ पर थोड़ा अमेरिका से जोड़ करके देखें तो अमेरिका में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है और नए राष्ट्रपति बिडेन सत्ता में आए हैं, तब से वो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में अपनी सक्रियता को दर्शा रहे हैं। और अब यहाँ पर भारत के हित किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, भारत को क्या रोल निभाने चाहिए, यहाँ पर इन संदर्भों को हम लोग देखेंगे यहाँ पर इस एडिटोरियल के अंदर में। इसके बाद फार्माकोविजिलेंस मतलब ड्रग सेफ्टी, जो दवाएं प्रयोग की जा रही हैं, खास तौर पर कोविड-19 महामारी के संदर्भ में जो वैक्सीन प्रयोग किए जा रहे हैं, उनकी जो निगरानी प्रक्रिया है वो किस प्रकार से और प्रभावकारी बनाई जा सकती है, इसको हम लोग देखेंगे। अगला एडिटोरियल भी कोविड-19 से ही जुड़ा हुआ है। इस बीमारी से लगभग 1 साल के अंदर में हमें क्या क्या सीखने को मिला है भविष्य के लिए, इन विषयों को हम लोग यहाँ देखेंगे इसमें। इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न होंगे स्टूडेंट्स, और उसके बाद मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न होंगे और उनके जो उत्तर होंगे उसकी रूपरेखा को हम लोग देखेंगे। तो इस पूरी क्लास का लाभ उठाने के लिए अंत तक मेरे साथ में बने रहिए। और मैं लगातार ये देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे सही जवाब अब कर रहे हैं, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो लगातार इंप्रूव हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं उत्तरों को। पहला जो प्रश्न था और उसका जवाब दोनों देखते हैं। प्रश्न था कि ब्रेन वेव परियोजना क्या है। तो ये रियल टाइम आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए माइक्रोसॉफ्ट का एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। स्टूडेंट्स, मैं एक बात आप लोगों को और बताना चाहूंगा कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक बड़ी कंपनी के साथ में एक डील भी साइन की है, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में शोध को और आगे बढ़ाया जा सके। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इसका जवाब आप लोगों को मालूम चल ही चुका है। दूसरा जो प्रश्न हमारे सामने है वो है 81 मतलब एडिशनल टीयर। ये पूंजी का एक प्रकार होता है स्टूडेंट्स, और इससे जुड़े हुए जो बॉन्ड हैं उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला है 81 बॉन्ड की कोई परिपक्वता अवधि नहीं होती है, क्योंकि ये सतत बॉन्ड हैं जो बैंक के पास रहते हैं। दूसरा है बैंकों के पास एक कॉल या विकल्प होता है जिसका उपयोग बैंक निवेशकों से इन बॉन्डों को खरीदने के लिए कर सकते हैं, लेकिन धारकों के लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। दोनों ही कथन स्टूडेंट्स यहाँ पर सही हैं, और इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अब मैं यहाँ पर एक एडिशनल बात आपको बताना चाहूंगा, और वो बात यह है कि 81 जो बॉन्ड्स होते हैं वो काफी रिस्की होते हैं, जोखिम काफी होता है। और जरा सोच के देखिए, जोखिम ज्यादा होगा तो ब्याज दर ठीक ठाक होगी यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसलें हैं। स्टूडेंट्स, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें कई बार परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं, तो इनको आप लोग ठीक से याद करेंगे। यहाँ पर 1, 3 और 5 इसका सही जवाब है। ठीक है, आप लोगों ने उत्तर देख लिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है। पहला है मुख्य चुनाव आयुक्त के पास अन्य 2 चुनाव आयुक्तों की तुलना में अधिक शक्ति होती है। जी बिल्कुल नहीं।
शक्ति की बात करें तो तीनों एक ही पायदान पर खड़े होते हैं। इसके बाद दूसरा है, मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद के मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त की राय को वैध माना जाता है। बिल्कुल भी नहीं। अब यहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त को मिला करके दो अन्य चुनाव आयुक्त हमें दिखाई पड़ते हैं, 1+2। तो अगर किसी मुद्दे पर मतभेद हो गया तो बहुमत देखा जाएगा स्टूडेंट्स। तो हमें सही की तलाश करनी थी, दोनों ही गलत हो गए, तो डी इसका सही जवाब करना पड़ेगा हमें। आगे बढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से देखते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला कथन है हमारे सामने, बीजक संत दादू दयाल की शिक्षाओं की रचना है। बहुत प्रसिद्ध है बीजक, और हम सभी लोग जानते हैं कि जो बीजक है वो दादू दयाल जी से संबंधित नहीं है, बल्कि इसका संबंध कबीर जी के साथ में है। तो पहला वाला कथन गलत हो गया। पुष्टि मार्ग का दर्शन माधवाचार्य द्वारा प्रतिपादित किया गया था, और यह माधवाचार्य जी के द्वारा नहीं दिया गया था, बल्कि पुष्टि मार्ग का जो दर्शन है यह वल्लभाचार्य जी के द्वारा दिया गया था। तो दूसरा वाला भी गलत हो जाता है, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स समाचारों के खंड की तरफ और देखते हैं मेजर एडिटोरियल्स को। देखिए हमारे सामने जो पहला एडिटोरियल है इसको हम लोग GS2 IR के साथ में जोड़ सकते हैं। पेज संख्या 9 से लिया गया है इसको। बिम्स्टेक नीड्स टू री इन्वेंट इटसेल्फ। आइए सबसे पहले देखते हैं वर्तमान चर्चा क्यों शुरू हुई। दरअसल बिम्स्टेक की मंत्री स्तरीय बैठक हुई 1 अप्रैल को। अब यहां पर हमारे जो जयशंकर जी हैं मंत्री जी, वो इसमें शामिल हुए। अब आप लोग शुरुआती दौर पे बिम्स्टेक का सबसे पहले फुल फॉर्म अच्छे से जान लीजिए, पता होना चाहिए, एकदम कंठस्थ होना चाहिए आपको। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ध्यान रख लीजिए इसको अच्छे से। आफ्टर दिस जरा मानचित्र को देखते हैं और यहां से कुछ मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां पर श्रीलंका इसका एक सदस्य है, भारत इसका सदस्य है ही, यहां पर आपको बांग्लादेश दिख रहा है, भूटान है, नेपाल का क्षेत्र है, थाईलैंड का क्षेत्र है, म्यांमार का क्षेत्र है। मतलब कुल 7 देश आप लोगों को यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं बे ऑफ बंगाल के साथ में जुड़े हुए, जो यहां पर इसके सदस्य हैं। हां, सारे देश जो है बे ऑफ बंगाल के साथ में नहीं कनेक्टेड है, यह भी आपको नजर आ रहा होगा। जैसे कौन कौन नहीं जुड़ रहा है, नेपाल, भूटान मुख्य रूप से ये सीधे तौर पर बंगाल की खाड़ी के साथ में नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये कुछ अन्य देशों के माध्यम से बंगाल की खाड़ी के साथ में अपने हितों को साझा करते हैं। तो आइए जरा इस मानचित्र को देखने के बाद में, इनकी भौगोलिक अवस्थितियों को देखने के बाद में आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य बिंदुओं को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो संस्था है बैंकॉक घोषणा, बैंकॉक मतलब थाईलैंड के अंदर में, इसके माध्यम से 1997 में जो है इसकी स्थापना का प्रस्ताव सामने आया। शुरुआत में यहां पर 4 देश हमको दिखाई पड़े, भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका। वर्तमान में इसमें 7 देश हैं, 3 और नए राष्ट्र जुड़े, म्यांमार, नेपाल और भूटान भी। इसके 7 में से 5 सदस्य तो दक्षिण एशिया से हैं। अब जरा भू राजनीति पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया, तो म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया से आते हैं। अब अगर हम भारत की बात करें, अपने देश की बात करें, तो म्यांमार और थाईलैंड के माध्यम से हम दक्षिण पूर्व एशिया के दरवाजों को खोल सकते हैं, और हम कोशिश भी कर रहे हैं। अब BBIN समझौते वगैरह को, इन सबको जोड़ के आप समझिए। अच्छा, सचिवालय ढाका बांग्लादेश के अंदर में है। अब स्टूडेंट्स, आपकी परीक्षा के अंदर में कई बार प्रश्न आ जाते हैं कि संगठनों के सदस्य, खास तौर पर दक्षिण एशिया जहां पर हम स्थित हैं, यहां पर जो क्षेत्रीय संगठन है जैसे कि सार्क वगैरह हो गया, इनके कौन कौन से मेंबर्स हैं, कई बार ये प्रश्न आ जाता है। फिर याद नहीं आती चीजें, बड़ी आफत हो जाती है। तो एक ट्रिक है मेरे पास में आप लोगों के साथ साझा करने के लिए, MBBS NIT। देखिए जरा इसको, M का मतलब क्या है, म्यांमार, B
भूटान, दूसरा बी बांग्लादेश, एस श्रीलंका, एन नेपाल, आई से हमारा भारत इंडिया और टी से थाईलैंड। तो MBBS NIT। ऐसी इनोवेटिव ट्रिक्स आप लोग भी अपने हिसाब से बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं हम लोगों के साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा इससे। अब अगर हम लोग अन्य संगठनों के साथ में तुलना करें, जैसे कि G20 हो गया, आसियान हो गया, SCO हो गया, संघाई सहयोग संगठन, सार्क हो गया, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इन सब संगठनों ने और भी अन्य संगठन दुनिया के इस महामारी के समय इन्होंने बड़े पैमाने पर राजनीतिक प्रयास किए ताकि अलग अलग देशों के बीच एक प्रकार का समन्वय स्थापित किया जा सके इस महामारी से लड़ने के संदर्भ में। लेकिन अगर हम लोग बिम्स्टेक को देखते हैं तो यहां पर एक प्रकार की उदासीनता हमें देखने को मिलती है। आगे देखते हैं। अभी जो वर्तमान में बैठक हुई है, अब यहां पर इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि यहां पर जो भी देश हैं वो आपराधिक मामलों के संदर्भ में कानूनी सहायता पर कन्वेंशन को आगे बढ़ाएंगे। इसके अतिरिक्त जो राजनयिक हैं, नेता वगैरह हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं, जो ट्रेनिंग एकेडमीज हैं, इनके बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। 2 विषय हो गए। इसके अलावा कोलंबो में बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा की स्थापना के संदर्भ में समझौता ज्ञापनों को आगे बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ में बिम्स्टेक मुक्त व्यापार क्षेत्र फ्रेमवर्क समझौता 2004 में हस्ताक्षरित हुआ था, लेकिन अब तक इसके विषय में कोई स्पष्ट निर्णय नहीं हो पाया है। इसमें अनिश्चितता अब तक बनी हुई है। यह एक बहुत गंभीर विषय है। आप जरा समझिए कि यहां पर कई बड़ी आबादी वाले देश हैं, मुख्य रूप से भारत और बांग्लादेश, जो एक नई ग्रोथ स्टोरी लिख सकते हैं पूरे के पूरे रीजन के अंदर में, पूरे क्षेत्र के अंदर में। लेकिन अभी तक मुक्त व्यापार क्षेत्र फ्रेमवर्क समझौते के संबंध में जो अनिश्चितताएं हैं वो इस आर्थिक विकास की नई गाथा को रोके हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक जो प्लान है कनेक्टिविटी को लेकर के, बिम्स्टेक परिवहन कनेक्टिविटी मास्टर प्लान, श्रीलंका में जो बिम्स्टेक का आगामी शिखर सम्मेलन होगा उसमें यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय रहने वाला है। भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अभी मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था, दक्षिणी पूर्वी एशिया के दरवाजे खोलने में हम बिम्स्टेक की मदद ले सकते हैं। और देखिए यहां पर इस कनेक्टिविटी के मास्टर प्लान के अंदर में जो हमारे उत्तरी पूर्वी राज्य हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इस मास्टर प्लान की कई सारी सड़कें, कई सारे नदी लिंक इसी क्षेत्र से गुजरते हैं। और अब जो म्यांमार के अंदर में कई सारी परियोजनाएं हम लोग चला रहे हैं, कलादान, मल्टी मॉडल वगैरह, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड का लिंक, अब इन सारे बिंदुओं को जोड़ दीजिएगा और फिर आप लोग देखिएगा कितना बेहतरीन तरीके से चीजें स्पष्ट हो जाएंगी आप लोगों को। इसके अलावा बिम्स्टेक चार्टर को जल्दी अपनाने का आह्वान किया जा रहा है ताकि इसके जो नियम कानून है उसमें और स्पष्टता आ सके। इसके अलावा बदलते हुए जलवायु के संदर्भ में भारत में बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट को स्थापित किया गया, जो कि बेहतरीन तरीके से अपना कार्य कर रहा है और जुड़े हुए देशों को वेदर और क्लाइमेट के संदर्भ में जानकारियां भी उपलब्ध करा रहा है। हमने इस बात को देखा है कि बंगाल की खाड़ी के अंदर में पिछले कुछ सालों के अंदर में जो उष्णकटिबंधीय तूफान है उनके आने की जो तीव्रता है वो बढ़ गई है। तो निश्चित रूप से जो जुड़े हुए देश हैं वहां पर जनधन का नुकसान और अन्य तरह की समस्याएं देखने को मिलेंगी। तो जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के संदर्भ में भी इन देशों का आपसी सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं जरा स्टूडेंट्स। अब यहां पर जो निहित चिंताएं हैं जरा उस पर निगाह डालते हैं। जो अलग अलग देश हैं उनके मध्य स्वस्थ द्विपक्षीय संबंधों का एक अभाव हमें देखने को मिलता है। अब अगर देशों के द्विपक्षीय संबंध अच्छे नहीं होंगे तो फिर बहुपक्षीय संबंध जो हैं वहां पर भी असर देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे सार्क है। अब सार्क के अंदर भारत भी है, पाकिस्तान भी है, और भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंध बहुत अच्छे नहीं है। इसका असर साफ तौर पर हमें सार्क की बैठकों में देखने को मिल जाता है। इसके अतिरिक्त सार्क और बिम्स्टेक
के अंदर में कई सारे देश कॉमन है। तो अब यहां पर सार्क और बिम्स्टेक के क्षेत्रीय महत्व को स्पष्ट करना बहुत आवश्यक हो जाता है और इसमें एक बड़ी भूमिका निभा सकता है बिम्स्टेक का चार्टर। और इसके अलावा जो आर्थिक समझौता है मुक्त व्यापार के लिए बिम्स्टेक के माध्यम से, ये सब बिम्स्टेक के महत्व को सार्क की तुलना में जो है डिफरेंशिएट करके हमारे सामने ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहां पर एक बड़ी चुनौती है, बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग स्टूडेंट्स इसको, कि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में चीन का जो प्रभाव है, जो उसकी शैडो है, जो उसकी छाया है, लगभग हर देश पर उसका असर देखने को मिलता है हमें। तो बिम्स्टेक के अंदर में जो एक बड़ा देश है वो भारत है। बांग्लादेश के कई विद्वानों का यह भी कहना है कि इसमें चीन को शामिल कर लेने से शायद बिम्स्टेक और प्रभावकारी हो जाएगा। अब प्रभावकारी हो जाएगा या हितों के संघर्ष बढ़ जाएंगे, ये तो भविष्य की बात है, लेकिन जो अभी की स्थितियां देख के समझ में आता है निश्चित रूप से हितों के संघर्ष बढ़ जाएंगे। इसके अतिरिक्त म्यांमार के अंदर में तख्तापलट हो गया है फिर से। तो अब जो श्रीलंका के अंदर बैठक है वहां पे म्यांमार के सैन्य जनरल किस तरीके से शामिल होंगे, और वो भी शामिल होंगे, फिर भारत भी शामिल होगा, तो अन्य देश जैसे बांग्लादेश है वहां पर भी लोकतंत्र है। तो म्यांमार को लेकर के यहां पर तनाव देखने को मिल सकता है, असहमति देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए पहले से ही प्रयास करने पड़ेंगे ताकि बिम्स्टेक की जो आगामी बैठक है वो सफल हो सके। आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बिम्स्टेक की एक सबसे बड़ी समस्या जो देखने को मिली है वो ये है कि इसके जो शिखर सम्मेलन है वो नियमित नहीं है। और देखिए, जब एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है नेताओं के बीच में कि वो एक सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर के लगातार नियमित रूप से बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सहयोग और समन्वय भी घटता हुआ चला जाता है और ऐसे संगठन भी अपनी उपयोगिता को खोते हुए चले जाते हैं। यह बिम्स्टेक के साथ में हुआ है। तो जो शिखर सम्मेलन है वो नियमित होने चाहिए। इसके अतिरिक्त इस समूह को फिर से मजबूत करने की आवश्यकता है और नया नाम इसमें एक सहयोग कर सकता है। जैसे कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि नए नाम के रूप में बंगाल की खाड़ी समुदाय, कम्युनिटी ऑफ बे ऑफ बंगाल नाम रख करके आप एक नई यात्रा का आगाज कर सकते हैं बिम्स्टेक की। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार पेज संख्या 8 से लिया गया है। GS3 एनवायरमेंट के साथ में इसको हम लोग जोड़ सकते हैं इन क्लाइमेट चेंज, नॉइज, इंडियाज रोल एज कंडक्टर। वही नेट जीरो की डिबेट है। आप लोग जो मेरी पिछली क्लासेस हैं उनको देखेंगे, वहां पर हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने नेट जीरो के बारे में अलग अलग समय में काफी सारी जानकारियां आप लोगों के साथ में साझा की हुई हैं। तो अब जो कुछ नए बिंदु हैं मैं वो आप लोगों के साथ में साझा कर लेता हूं आज के सेशन में। आइए देखिए जरा। जैसे यहां पर एक महत्वपूर्ण विषय हमें देखने को मिलता है कि नई दिल्ली जो है, नेट जीरो जो उत्सर्जन की जो बहस चल रही है, कार्बन का उत्सर्जन और अवशोषण में एक जो है समता स्थापित हो, कि अंतर ना हो बहुत ज्यादा इसके बीच में, तभी हम जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया को कम कर सकते हैं, तापमान को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो यहां पर लेखक ये कहते हैं कि नई दिल्ली को समता की तलाश में यहां पर आगे बढ़ना चाहिए, ना कि समानता। स्टूडेंट्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि समानता और समता इनमें क्या अंतर है। देखिए, अगर इंग्लिश के हिसाब से हम लोग बात करें तो यहां पर इक्वालिटी हो जाएगा और ये इक्विटी हो जाएगा। देखिए, समझाने के हिसाब से अगर हम बात करें तो समानता को हम लोग वहां तलाश करते हैं जहां पर कुछ ऐसे देश हैं, कुछ ऐसे समूह हैं जो एक ही प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्तर पर होते हैं, तो वहां हम समानता को देख रहे होते हैं। लेकिन जब हम दो भिन्न भिन्न वर्गों और देशों की बात आरंभ कर देते हैं जिनके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्तर भिन्न भिन्न है, तब हम वहां पर समता को तलाशना आरंभ करते हैं। अगर हम जलवायु परिवर्तन की बात करें तो अब यहां पर मान लीजिए एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ मॉरिशस है। तो अब अगर अमेरिका कहे कि हम जो प्रयास जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कर रहे हैं वैसे ही प्रयास मॉरिशस को भी करने पड़ेंगे, तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना। और जो आज अपने आप को विकसित और अमीर बताते हैं उनका ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे अधिक योगदान है,
तो निश्चित रूप से उनकी जवाबदेही भी तो अधिक होगी ना। तो नई दिल्ली के संदर्भ में यही बात सामने उठाई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के द्वारा लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट ये 22-23 अप्रैल को होनी है। तो अब यहां पर ये मुद्दे उठ करके आएंगे भारत के संदर्भ में, जरा देखते हैं। आइए देखिए, भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है वो वैश्विक औसत की तुलना में लगभग 1/3 है। आप जरा समझिएगा। अब इसी का हम दूसरा पहलू देखते हैं। समग्र तौर पर भारत अब चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। अब यह कैसे हो गया? देखिए, हमारे यहां प्रति व्यक्ति उत्सर्जन भले दुनिया के अंदर में 1/3 हो उनके औसत की तुलना में वैश्विक स्तर पर, लेकिन आबादी तो अधिक है। दुनिया के दूसरे नंबर पर सर्वाधिक आबादी वाले देश हम हैं। तो भले प्रति व्यक्ति उत्सर्जन कम है, लेकिन जब इतनी बड़ी तादाद में उत्सर्जन होगा तो समग्र तौर पर इन टोटल अंतिम रूप में यह अधिक हो जाएगा। तो कुछ देश यहां कह रहे हैं कि 2050 तक इस पहलू को ध्यान में रखते हुए भारत को नेट जीरो की तरफ जाना चाहिए कि कार्बन का जो उत्सर्जन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अन्य ग्रीन हाउस गैसेस हैं विशेष रूप से, तो उनका उत्सर्जन अवशोषण के संदर्भ में न्यूट्रलिटी की तरफ भारत को बढ़ना चाहिए। लेकिन अब कुछ विशेषज्ञ यहां पर यह कहते हैं कि भारत को थोड़ा इससे दूरी रखनी चाहिए। उनकी बात हम लोग जरा बात में करेंगे। जरा पहले कुछ और बिंदु यहां देख लेते हैं। अब जो विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि हम इसको हासिल करें, तो वो देश ये कह रहे हैं कि देखिए, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा भारत के अंदर में, ऑटोमोबाइल विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, इसके साथ साथ में बिजली और निर्माण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन होगा। अब स्टूडेंट्स, नेट जीरो की तरफ जाने के लिए हमें साफ ईंधन वाले वाहनों को बढ़ावा देना पड़ेगा और उसमें बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहन आएंगे। अब इन सारे बिंदुओं को जोड़ दीजिए फिर उसी के साथ में कि वाहनों का निर्माण, रोजगार का सृजन। अब जो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, भारत को इससे जरा बच के रहना चाहिए, तो वो लोग ये कह रहे हैं जो बात मैंने शुरुआत में कही थी कि समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्व। तो अब देखो स्टूडेंट, ये कीवर्ड है। अगर आपके उत्तर में ये शब्द शामिल हो जाता है तो एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ने वाला है। तो कुछ विशेषज्ञ यहां पर कहते हैं कि देखिए, जिन्होंने ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया है ये अमीर और विकसित देश, तो ये उत्तरदायी भी ज्यादा है। और जो विकासशील देश हैं, विकास जिनकी तात्कालिक आवश्यकता है, भारत भी इसके अंदर में शामिल है, ये कम उत्तरदायी है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत वैसे ही काफी अच्छे प्रयास कर रहा है। तो फिर निश्चित रूप से यहां पर समान लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व ही एक बेहतर रणनीति होगी कि विकासशील जो देश हैं उनकी जो जिम्मेदारी है उसे घटाया जाए और विकसित देशों की जिम्मेदारी को बढ़ाया जाए। और विकसित देश विकासशील देशों की मदद भी करेंगे ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने में, क्लीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने में। आगे देखते हैं। अगला समाचार है स्टूडेंट्स, पेज संख्या 8 से GS2 गवर्नेंस के साथ में इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। अनदर बिगनिंग, फार्माकोविजिलेंस। आइए जरा देखते हैं इसको। देखिए, यहां पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है फार्माकोविजिलेंस शब्द, और इस शब्द का अर्थ यह होता है कि दवा सुरक्षा को बढ़ावा देना। आप देखिए ना, फार्मा विजिलेंस। अब जो औषधीय उत्पाद होते हैं, दवाइयां होती हैं, वैक्सीन होते हैं, उनके जो साइड इफेक्ट होते हैं, प्रतिकूल प्रभाव होते हैं, उनका पता लगाया जाए, उनका मूल्यांकन किया जाए और उनकी रोकथाम के लिए प्रयास किए जाए। ये एक प्रकार का औषधीय विज्ञान है स्टूडेंट्स। अब ये महत्वपूर्ण क्यों हो गया हमारे लिए अभी? देखिए, दरअसल कोविड-19 जो महामारी है, भारत में इसके केसेस बहुत तेजी के साथ में बढ़ रहे हैं, आप लोग लगातार देख रहे हैं। और ऐसे में कई सारी नई वैक्सीन को भी लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि उनका प्रयोग भी हम लोग करेंगे। स्पुतनिक, जिसको रूस के द्वारा विकसित किया गया है, उस वैक्सीन को जो है भारतीय नियामकों के द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। तो अब टीके अधिक होंगे
तो दुष्प्रभाव जो है इन टीकों के भले बहुत कम हो या दीर्घ काल में उनका असर दिखे, या लोगों के मन में जो संदेह है दुष्प्रभावों को लेकर के, इन सबके संदर्भ में जनता के मन में जो डाउट है वो तो दूर करने पड़ेंगे ना। आइए जरा देखते हैं इन्हीं सारी बातों को एक साथ। अभी मैंने स्पुतनिक वी की बात की थी आप लोगों से। अब इसके पहले कोवैक्सीन और कोविशील्ड हमारे पास में है, और इनका जो क्लिनिकल ट्रायल हुआ है स्टूडेंट्स, उस क्लिनिकल ट्रायल के जो आंकड़े हैं उस पर कई सारे विशेषज्ञ सवाल खड़ा करते हैं। तो अब जो यहां पर नियामक संस्थाएं शामिल हैं, ड्रग कंट्रोलर हो गया या अन्य समितियां हो गई, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि इन सबके ऊपर में रैंडम क्लिनिकल ट्रायल्स को बढ़ावा दें। मतलब यादृच्छिक रूप से लोगों के ऊपर, मरीजों के ऊपर ट्रायल किए जाएं, उनके आंकड़े इकट्ठा किए जाएं, उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ रहा है उसको देखा जाए, और इस पर एक सघन परीक्षण लगातार चलते रहना चाहिए ताकि हमें इन वैक्सीन के बारे में अधिक से अधिक जानकारियां प्राप्त हो सकें और हम उन खामियों को दूर कर सकें। तो इन्हीं संदर्भों में फार्माकोविजिलेंस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है स्टूडेंट्स, उसको अधिक प्रभावशील बनाने की आवश्यकता है। अब यहां पर जो एक अन्य बिंदु जुड़ा रहता है वह बिंदु क्या है कि भारत के अंदर में लगभग सभी निजी कंपनियां हैं जिन्होंने विदेशी वैक्सीन कंपनियों के साथ में गठजोड़ करके वैक्सीन निर्माण को आगे बढ़ाना आरंभ किया है। भले इन कंपनियों ने लाखों वैक्सीन देने का वादा किया है भारत सरकार को, लेकिन जो ज्यादा पैसे देगा उसको प्रायोरिटी भी तो मिल सकती है, और अगर ऐसा होना आरंभ हुआ तो यह बहुत गंभीर बात हो जाएगी। तो यहां पर भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ज्यादा से ज्यादा टीके भारत को मिले, और इसके अलावा जो युवा आबादी है अब उसको टारगेट करना पड़ेगा। अगर हम अमेरिका की बात करें तो उन्होंने एक बड़ी तादाद में अपनी युवा आबादी को कम से कम वैक्सीन का एक डोज तो दे दिया है, और हम भारत में युवाओं की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि युवाओं को अगर इन्फेक्शन हो भी रहा है, संक्रमण हो भी रहा है, तो वो दिख नहीं रहा है, उसके लक्षण नहीं दिख रहे हैं, असिम्प्टोमेटिक हैं, और अगर ऐसे युवा सुपर स्प्रेडर के रूप में अन्य लोगों के संपर्क में आते हैं, बुजुर्गों के संपर्क में आते हैं, तो उनको गंभीर संक्रमण दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से अब भारत को थोड़ा सा अपनी रणनीति में बदलाव करने पड़ेंगे और युवाओं के वैक्सीनेशन की तरफ आगे जाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं जरा स्टूडेंट्स। अगला समाचार पेज संख्या 9 से लिया गया है, GS3 साइंस टेक के साथ में इसको हम जोड़ सकते हैं, लेसन्स फ्रॉम कोविड-19। तो अब यहां पर दो बड़े लेसन हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं। देखिए, नंबर 1, क्लिनिकल ट्रायल। अब WHO के द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा, अमेरिका के द्वारा बड़े पैमाने पर क्लिनिकल ट्रायल बढ़ाए जा रहे हैं, खास तौर पर कि ये जो वैक्सीन हम लोग यूज कर रहे हैं इसका लोगों के किडनी के ऊपर में, इसके अलावा ऑक्सीजन लेवल के ऊपर में, ब्लड के ऊपर में, हार्ट के ऊपर में क्या क्या असर है, बहुत सूक्ष्म रूप से परीक्षण किए जा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। जैसे कि इसी क्लिनिकल ट्रायल में मालूम चला हमें कि रेमडेसिविर दवा, जिसे बड़े पैमाने पर पिछले साल प्रमोट किया गया कि उससे बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी वर्तमान में हमारे पास जो आंकड़े हैं वो ये स्पष्ट करते हैं कि रेमडेसिविर, जो कि एक एंटीवायरल ड्रग है, वो लक्षणों को कोविड-19 के थोड़ा घटाती है, लेकिन बहुत अधिक प्रभावशील नहीं है। इसके अलावा कई सारी अन्य दवाएं हैं, जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन है। ये दवाएं जो है, जो गंभीर रूप से बीमार मरीज हैं, थोड़ा उनके ऊपर में इनका ठीक ठाक असर रहा है। कई सारी दवाएं हैं ऐसे मरीजों पर बड़ी प्रभावशील देखी गई जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी। तो अब यहां पर स्टूडेंट्स हमें इन दो विषयों पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जो दवाएं स्पष्ट हैं, प्रभावकारी हैं, उनके क्लिनिकल ट्रायल को बढ़ाना पड़ेगा, और इसके अलावा अन्य दवाओं की खोज करनी पड़ेगी कि जो ऐसे मरीज जिनके खून में क्लॉट्स बन जा रहे हैं, थक्के बन जा रहे हैं खून के, उनको एड्रेस करें,
उन दवाओं के प्रयोग को बढ़ावा देना पड़ेगा, जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, एक्सपर्ट्स वगैरह हैं, उनको जानकारी देनी पड़ेगी उन संदर्भों में। तो ये दो बड़े संदेश हमने सीखे हैं इस महामारी से, और निश्चित रूप से विश्व समुदाय को इसकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। अब हम लोग देख लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्नों को। पहला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा यस्य सुमेलित है या है? पत्रिका और जर्नल है एक तरफ संस्थापक या संपादक है। जनता अजीत सिंह, बहिष्कृत भारत डॉक्टर अंबेडकर, मूक नायक तारकनाथ दास। विकल्प है केवल एक, केवल दो, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। और मैं आपको हिंट यह दूंगा कि डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जरा विशेष रूप से आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से, तो मेरे हिसाब से आपको जवाब मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, अमृतसर में रॉलेट अधिनियम के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आयोजन करने वाले दो प्रमुख नेता कौन थे? अब देखिए, कल 13 अप्रैल था और जलियांवाला बाग हत्याकांड चर्चा में रहा, तो अब ये हिंट है आप लोगों के लिए। उसके आधार पर आप लोग सही विकल्प ढूंढें इसमें। सुखदेव राजगुरु, दूसरा है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल, तीसरा है भगत सिंह और राजगुरु, चौथा है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और भगत सिंह। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ई संता क्या है? पहला विकल्प है कोविड-19 के दौरान डिजिटल संपर्क अनुरेखण के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित एक ऐप। दूसरा है मत्स्य किसानों और खरीदारों को जोड़ने हेतु मंच प्रदान करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक बाजार। तीसरा है एक अभियान जिसका उद्देश्य लोगों को संवेदनशील बनाकर और जागरूकता के द्वारा एक सोशल मीडिया से बाल श्रम को समाप्त करना। चौथा है स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में सभी हितधारकों के लिए एक दूसरे से संवाद हेतु एकल मंच। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो अगला प्रश्न है मार्शल आर्ट और राज्य। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है ये, गाहे बगाहे चर्चा में बना ही रहता है। तो गतका पंजाब, हुएन लैंगलोन मणिपुर, खोम लेनई असम, परिखंडा बिहार। अब सुमेलित कौन सा है ये बताना है आपको। केवल एक, केवल दो और चार, केवल दो, तीन और चार, एक, दो, तीन और चार। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। और प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय का के क्या महत्व है या है? तो पहला यहां पर हमारे सामने कथन है, इसका उद्देश्य अभिनव राष्ट्रीय कार्यक्रमों और सहायक अंतरराष्ट्रीय भागीदारी के माध्यम से प्रभावी कार्रवाई को बढ़ावा देना है। दूसरा है, इसका दक्षिण एशिया और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्रों पर विशेष ध्यान है और इसका सचिवालय इन क्षेत्रों के लिए वित्तीय संसाधनों के एक बड़े हिस्से के आवंटन की सुविधा प्रदान करता है। तीसरा है, यह मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए एक निचले दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध है। अब इसमें जो विकल्प हैं आपके सामने वो देख लीजिए आप लोग और सही उत्तर बताना है। तो विकल्प है केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ स्टूडेंट्स। मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्नों की बात कर लेते हैं जरा। तो पहला है हमारे सामने प्रश्न, बिम्स्टेक को किस प्रकार से पुनर्जीवित किया जा सकता है? विश्लेषण कीजिए। 250 शब्द, 15 अंक। तो उत्तर की संरचना यहां पर क्या होगी? सबसे पहले बिम्स्टेक का परिचय दिया जाएगा, उसके बाद बिम्स्टेक की कमियां, अन्य क्षेत्रीय संगठनों से इसकी तुलना कर देंगे हम लोग, तो कमियां इसकी और स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन फिर हम इसके महत्व को भी बताएंगे कि यह महत्वपूर्ण क्यों है संस्था, क्यों इस संस्था में सुधार के प्रयास करने चाहिए, और निराकरण के उपायों को समराइज करते हुए आप निष्कर्ष को कंप्लीट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं जरा हम लोग। मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्नों में दूसरा प्रश्न है हमारे सामने, प्रभावकारी फार्माकोविजिलेंस भारत के लिए क्यों जरूरी है? चर्चा कीजिए। 150 शब्द, 10 अंक। और उत्तर की संरचना की अगर हम लोग बात करें तो फार्माकोविजिलेंस का सबसे पहले तो परिचय देंगे आप लोग शाब्दिक रूप से। इसके बाद फार्माकोविजिलेंस की जरूरत क्या है, अब इसको वर्तमान जो महामारी का दौर है उसके साथ जोड़ दीजिए, वैक्सीन के साथ में जोड़ दीजिए, जो अन्य कुछ पुरानी बीमारियां हैं उनसे जुड़े हुए जो वैक्सीन है उनके संदर्भ में भी जोड़ सकते हैं आप लोग। इसके अतिरिक्त बढ़ती हुई बीमारियां
और जलवायु परिवर्तन के बीच का जो संदर्भ है उसको दिखा करके कि हमें भविष्य में भी अलग अलग बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, वैक्सीन के निर्माण करने पड़ेंगे, तो फिर वहां पर फार्माकोविजिलेंस की जरूरत पड़ेगी। और इसको प्रभावकारी कैसे बनाया जा सकता है, इसको निष्कर्ष के रूप में शामिल करते हुए उत्तर को अपने समाप्त कर लेंगे आप लोग। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो नोटिफिकेशंस आप लोगों को समय से मिल जाएंगे। और आज के वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत आभार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी अब अगली क्लास में।